जय हिंद दोस्तों, मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब देखिए, हम आज अगला पेपर करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूं बेटा, जिन लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया है हमने, और आप एक बार इसको सर्च करके उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये जो पेपर हैं इनकी जो पीडीएफ है मैं वहां पर अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो देखिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका, मार्ले मिंटो सुधार किस लिए विख्यात है। देखो बेटा, 1919 में मार्ले की बात करें तो उस टाइम पे ये बेटा भारत के एक तरीके से कहूं ये सचिव थे और ये भारत के गवर्नर थे। जो 1909 का जो अधिनियम है, जो इन्होंने जो सुधार आए थे, वो इनके नाम से इसीलिए जाने गए क्योंकि एक सचिव थे और एक गवर्नर थे। और ये विख्यात किस लिए, देखो वैसे तो इसमें बहुत सारे सुधार किए गए थे, लेकिन 1909 में सर आगा खां के नेतृत्व में, आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल इनसे जाके मिला और इनसे मांग की कि भाई हमारे लिए क्या करना है, एक अलग से निर्वाचन हमारे लिए, कि एक पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जाए, क्योंकि जितनी हमारी पॉपुलेशन है हमें हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही इसमें भागीदारी चाहिए। तो ये इसमें किया क्या था, इन्होंने फिर जो पृथक निर्वाचक मंडल कर दिया था मुस्लिमों के लिए, तो ये इन्होंने इसी में किया था 1909 में, और इसीलिए ये विख्यात है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो बेटा कौन सा आ जाएगा, आपका पहला ही होगा, वो इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, थाईलैंड की राजधानी क्या है। देखो बेटा, पौंड की बात करें, ये यूके की मुद्रा है, बहात आपकी थाईलैंड की मुद्रा है, दीनार आप ध्यान रखना बेटा कुवैत की मुद्रा है, और ध्यान रखना है सबसे शक्तिशाली मुद्रा मानी जाती है। डॉलर की बात करते हैं तो डॉलर आपकी अमेरिका की मुद्रा है बेटा, डॉलर कहां की मुद्रा है, अमेरिका की मुद्रा है। और आजकल जो ज्यादातर व्यापार होता है वो ध्यान रखना बेटा डॉलर में ही होता है, ठीक है, इसीलिए डॉलर शक्तिशाली मुद्रा है बेटा अमेरिका की। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। देखो बेटा, टेलीविजन का आविष्कार है वो 1925 में किया था, 1925 में किया था, जे.एल. बेयर्ड ने किया था। और उसके बाद 1928 में आपकी इलेक्ट्रिक टीवी का आविष्कार किया था बेटा, इलेक्ट्रिक टीवी का आविष्कार किया था। और ध्यान रखना बेटा, इसके जो आविष्कारक थे वो फिलो फ्रांस थे, फिलो फ्रांसबर्ग, ये इसके आविष्कारक थे, इलेक्ट्रिक टीवी के आविष्कारक। और ध्यान रखना, भारत में टीवी का पूछे तो भारत में जो टीवी का आगमन है वो 1959 में हुआ, और सबसे पहले कहां पे हुआ, दिल्ली में हुआ। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि भारत में भाई टीवी का जो आविष्कार है, जो भारत में टीवी है वो कब आई, तो भारत में टीवी सन 1959 में आई थी। तो इसका जो राइट आंसर है जे.एल. बियर्ड है। इसके बाद चलते हैं बेटा आगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसको लोकप्रियता के कारण पेरियार कहा जाता है। देखो बेटा, इसकी बात करते हैं, पेरियार, ध्यान रखना ये एक बेटा सी.एन. मुदालियर या सी.वी. रमन पिल्ले या ई.वी. रामास्वामी नम्मई, ये ध्यान रखना बेटा तमिल से है। इनको ध्यान रखना बेटा, गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है, गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है। मेन रूप से बेटा ये जो रामास्वामी नैयर थे, इन्होंने जो अपने हिंदू धर्म में एक तो जाति पाति का बहुत ज्यादा विरोध किया था, ध्यान रखना ये जाति पाति के विरोध थे, बहुत ज्यादा जाति पाति के बहुत विरोधी थे। और ये जो ऊंच नीच का, जो अमीर गरीबों के बीच में विभेद है, ये इसके भी बहुत ज्यादा विरोधी थे। ध्यान रखना, इन्होंने गरीबों की बहुत मदद की थी, इसलिए इनको गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है। ध्यान रखना, गरीब और जो भी शोषित वर्ग थे, गरीब और शोषितों का कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ई.वी. रामास्वामी नैयर। चांद पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था। देखो बेटा, यूरी गागरिन की बात करें तो ये चांद पर नहीं, ध्यान रखना ये अंतरिक्ष पर कदम रखने वाले पहले थे, अंतरिक्ष पर कदम रखने वाले पहले थे। और ये ध्यान रखना, उस टाइम बेटा सोवियत संघ होता था, जो आज रूस है, सोवियत संघ से थे, रूस से थे, ध्यान रखना, ठीक है। तो यूरी गागरिन, कई बार एग्जाम में यह भी आता है कि अंतरिक्ष पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो उसका जो राइट आंसर है वो यूरी गागरिन है। इसके बाद बात करते हैं बेटा नील आर्मस्ट्रांग, बिल्कुल सही है, नील आर्मस्ट्रांग ये एक बेटा अमेरिकी थे। और ध्यान रखना, नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पैर रखने वाले पहले व्यक्ति थे। इनके बारे में बता देता हूं थोड़ा सा, ये नौसेना में थे,
ध्यान रखना, उससे पहले इन्होंने अमेरिकी नौसेना में काम किया था, और ये चांद पर जाने के साथ साथ इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा भी की है। ध्यान रखना, इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा भी की है। ठीक है, चांद पर तो गए, लेकिन चांद के साथ साथ इन्होंने बेटा अंतरिक्ष की यात्रा भी की। अब बात करते हैं बेटा, एक इनके साथी और गए थे, इनके साथ एल्डिन था उनका नाम। तो कई बार ये भी आ जाता है कि भाई चांद पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे, तो वो एल्डिन है, जो कि इन्हीं के साथ गए थे, नील आर्मस्ट्रांग के साथ ही गए थे। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। WHO का मुख्यालय कहां पर है? देखो बेटा, पहले बात करते हैं, यहां पे जो पहला ऑप्शन दिया न्यूयॉर्क। देखो न्यूयॉर्क के बारे में जान लेते हैं। न्यूयॉर्क में UNO का मुख्यालय है, अंतरराष्ट्रीय संघ, अंतरराष्ट्रीय सॉरी संयुक्त राष्ट्र संघ का, संयुक्त राष्ट्र संघ का, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पे बेटा? UNO में। और ध्यान रखना, सॉरी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क के बारे में बता देता हूं बेटा, न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। अब बात करते हैं वियना, जो दूसरा है। तो बेटा संयुक्त राष्ट्र जो औद्योगिक संगठन, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक संगठन, ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक संगठन, यह आपका बेटा कहां पर है? तो यह आपका वियना में। इसके अलावा बेटा अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन, वो भी कहां पे है आपका? वियना में। जेनेवा की बात करें बेटा, तो WHO का मुख्यालय कहां पे है? WHO देखो इसका मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं बेटा विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो ध्यान रखना, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहां पे है? जिनेवा में। इसके अलावा बेटा अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आपका कहां है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन भी कहां पे है आपका? जिनेवा में। इसके अलावा बेटा अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन, ये भी आपका कहां पे? जेनेवा में। तो ध्यान रखना, जेनेवा में WHO का है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन है, ये आपके जेनेवा में। खाद्य एवं कृषि संगठन आपका रोम में, खाद्य एवं कृषि संगठन का जो मुख्यालय है वो कहां पे बेटा? रोम में है। तो ध्यान रखना, ये मेन मैंने आपको बताए जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। न्यूयॉर्क में आपका बेटा UNO का है। बात करें बेटा वियना की, तो वहां पे आपका संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक संगठन है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन है। रोम में आपका खाद्य एवं कृषि है। जिनेवा में आपका WHO है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन भी आपका कहां पे बेटा? इसके बाद चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसे फ्रंटियर गांधी, देखो बेटा फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं, सीमांत गांधी भी बोलते हैं, सरहदी गांधी भी बोलते हैं, और ये बोलते हैं बेटा खान अब्दुल गफ्फार खान को। ध्यान रखना, ये एक पहले विदेशी थे, ये पहले विदेशी थे जिनको भारत रत्न मिला। कौन सा मिला बेटा? भारत रत्न मिला। ये पहले विदेशी हैं जिनको भारत रत्न मिला। वो कौन से हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। और ध्यान रखना, ये अफगानिस्तान से थे बेटा, जिनको सीमांत गांधी या सरहदी गांधी भी कहा जाता है, और फ्रंटियर गांधी इनको अंग्रेजी में बोलते हैं। ये पहले विदेशी थे जिनको भारत रत्न मिला था, खान अब्दुल गफ्फार खान। इसके बाद चलिए बेटा आगे चलते हैं। श्री प्रणब मुखर्जी, देखो बेटा प्रणब मुखर्जी की बात करें तो ये आपके 13वें राष्ट्रपति हैं, और जो 14वें राष्ट्रपति हैं वो आपके बेटा रामनाथ कोविंद हैं, जो वर्तमान में है। ध्यान रखना, रामनाथ कोविंद है। तो 13वें राष्ट्रपति आपके कौन है बेटा? देखो प्रणब मुखर्जी हैं, ठीक है। 14वें राष्ट्रपति कौन है आपके? रामनाथ कोविंद है। पुलित्जर पुरस्कार, देखो बेटा पुलित्जर पुरस्कार के बारे में बता देता हूं। इनको बेटा जर्नलिज्म का ऑस्कर भी कहते हैं। जिस तरह से बेटा फिल्मों के लिए सबसे बड़ा अवार्ड ऑस्कर दिया जाता है, उसी तरह से जो जर्नलिज्म बेटा, इनको जो है पुलित्जर पुरस्कार है, इसको जर्नलिज्म का ऑस्कर कहते हैं।
जो कि आपके ध्यान रखना बेटा अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है। कोलंबिया विश्वविद्यालय कौन से विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है? ध्यान रखना बेटा कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है। और आपको बता देता हूं पुरस्कारों से संबंधित मैंने एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाया है, आप बेटा जीके वाले फोल्डर में जाना और वहां पे देखना पुरस्कारों से संबंधित क्वेश्चन। तो वहां पे मैंने बेटा सारे जो पुरस्कारों से संबंधित चीजें, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें आपको वहां पे एक्सप्लेन की है अच्छे तरीके से। तो ये आप बेटा वहां जाकर अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? पत्रकारिता। ध्यान रखना खेलों से संबंधित जो पुरस्कार और क्वेश्चन है वो भी डालिए, तो एक बार आप वो भी देख लेना, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। भारतीय अमेरिका परमाणु संधि के संबंध में अमेरिका का, देखो 100 एक्ट है, जब अमेरिका के साथ जो परमाणु संधि हुई वो सन 2008 में हुई। ध्यान रखना बेटा, इससे पहले जब अमेरिका के जो अमेरिका का अलकायदा ने वहां पे जो अटैक किया था, उससे पहले भारत और अमेरिका के रिश्ते कोई इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन उसके बाद अमेरिका का झुकाव बजाय पाकिस्तान के भारत की तरफ हुआ, क्योंकि अमेरिका को पता चल गया कि भाई पाकिस्तान में आतंकवादियों को पनाह दी जाती है। और उसके बाद सन 2008 में, ध्यान रखना ये मनमोहन सिंह के काल की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मनमोहन और तत्कालीन जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश, ये भारत के प्रधानमंत्री थे, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो इन दोनों के बीच में बेटा एक एटॉमिक डील हुई थी, परमाणु समझौता हुआ था। तो उसमें 100 एक्ट जो अमेरिका का था वो थोड़ा सा बाधित कर रहा था इसको। इसके बाद चलिए, भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है, मानसूत्र नहीं है बेटा, ये मानस पुत्र है। तो इसका जो मानस पुत्र है ध्यान रखना वो कौन है बेटा? एपीजे अब्दुल कलाम। तो भारत में चलित न्यायालय जो इनका मानस पुत्र है वो आपके कौन है बेटा? एपीजे अब्दुल कलाम है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है? देखो बेटा ग्रेट बैरियर रीफ की बात करें तो ये क्वींसलैंड के उत्तरी तट पर, क्वींसलैंड के उत्तरी तट पर, ध्यान रखना क्वींसलैंड के उत्तरी तट पर ये विश्व की जो सबसे बड़ी मूंग की दीवार है, जो समुद्र मिलते हैं दीवार है। ध्यान रखना ये आज कंडीशन इसकी ये है कि बेटा कई जगह ये छत विछत भी हो चुकी है, ठीक है ना, समुद्र में मिल चुकी है, कई जगह छत विछत हो चुकी है। तो कई बार क्या है कि जहाज इसके थोड़ी इस साइड में चलते हैं तो उनको जो लहरें आती हैं काफी मदद मिलती है उनसे बचने में। तो क्वींसलैंड के उत्तरी तट पर ये सबसे बड़ी जो है, सबसे बड़ी मूंग की दीवार है, ठीक है ना, सबसे बड़ी मूंग की दीवार है। और क्वींसलैंड कहां है बेटा? ये ऑस्ट्रेलिया में। ध्यान रखना कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। और इसका एक उपनाम और है, इसको पानी का बगीचा भी कहते हैं, गार्डन ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं बेटा? गार्डन ऑफ वाटर भी बोलते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ को बोलते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया में। टेस्ट मैचों में पहली विश्व चैंपियनशिप देखो बेटा कहां हुई? ये हो चुकी है 2021 में हुई है। जो इसके फाइनल में खेले थे आपके भारत और न्यूजीलैंड थे। कौन थे? भारत और न्यूजीलैंड थे। और जो विजेता थे वो कौन थे? न्यूजीलैंड। और भारत इसका उपविजेता रहा था। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम में कि विजेता कौन थे जो पहली टेस्ट चैंपियनशिप है। ध्यान रखना पहली हुई थी ये, पहली टेस्ट चैंपियनशिप के विजेता न्यूजीलैंड और जो उपविजेता है वो भारत है। और कहां खेला गया था? ये लॉर्ड्स में खेला गया था। अब्रक उत्पादन में कौन सा देश प्रथम है? देखो बेटा विश्व का जो 60% अब्रक है वो भारत में उत्पादित किया जाता है। और भारत का 95% अब्रक आपका आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड राज्यों से लिया जाता है। ध्यान रखना अब्रक उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। विश्व का जो 60% अब्रक है वो भारत में ही मिलता है। और भारत का 95% जो अब्रक है वो आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह 1857 का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? देखो बेटा बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे जी ने 1857 का विद्रोह शुरू किया था, ठीक है, जो कि पहला क्रांतिकारी विद्रोह था। तो इसमें ध्यान रखना लखनऊ में बेटा बेगम हजरत महल ने मोर्चा संभाला था। झांसी में बेटा रानी लक्ष्मीबाई ने मोर्चा संभाला था। कानपुर की बात करें तो बेटा नाना साहब थे यहां।
और आगरा में ध्यान रखना, आगरा में कोई ऐसा महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था जहां से बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। देखो काफी जगह हैं, जब 1857 का विद्रोह हुआ तो जिनमें बहुत सारे राजा ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। जैसे कि बेटा बात करें ग्वालियर के जो सिंधिया राजा थे, उन्होंने सबसे ज्यादा अंग्रेजों का साथ दिया था। इवन ये मान लो कि रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ जो युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों की मदद की थी। तो बहुत सारे राजा थे ऐसे बेटा, कोई एक नहीं है जिन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी। तो नहीं तो हमारा देश है 1857 में ही आजाद हो गया होता यदि सारे राजा महाराजा अच्छे तरीके से लड़ते। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपने हितों को साधने में लगे हुए थे, अंग्रेजों की गुलामी ही उनको बहुत ज्यादा पसंद थी। कार्य की इकाई है, देखो बेटा कार्य की इकाई क्या होती है, जूल। कार्य की भी होती है और ध्यान रखना बेटा ऊर्जा की भी होती है। वाट की बात करें तो वाट किसकी है, शक्ति की है। ओम की बात करें तो बेटा ये ओम प्रतिरोध का मात्रक है। तो आपसे पूछा है कार्य की इकाई क्या है, तो ध्यान रखना कार्य की इकाई जूल है। देखो अभी जनरल साइंस के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, हम आपके जो जनरल नॉलेज वाला पार्ट है उसके क्वेश्चन हम पूरा कर चुके हैं। अब यहाँ पे बेटा आ जाओ जनरल साइंस पे। ध्यान रखना एग्जाम में सबसे पहले हमें जीके का पार्ट करना है, उसके बाद ही आपका जनरल साइंस का पार्ट करना है। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग को हमें सबसे लास्ट में लेना है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं बेटा। बहते हुए पानी में, देखो बेटा बहता हुआ पानी, पानी बह रहा है, बहते हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। भाई सीधी सी बात है, पानी गतिशील है, बह रहा है तो गतिशील है, और गतिशील वस्तु है, गतिशील वस्तु में कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी, और स्थिर वस्तु में स्थितिज ऊर्जा होगी। ध्यान रखना कई बार आ भी जाता है ये स्थिर वस्तु में। हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं, देखो लाल रक्त कोशिकाएं अस्थि मज्जा में बनती हैं, लेकिन ध्यान रखना जब प्राणी भ्रूण में होता है तब जो बनती हैं ये ध्यान रखना लीवर में बनती है बेटा। कहां पर बनती है, देखो जब इंसान भ्रूण में होता है तब ये आपकी लीवर में बनती है या यकृत में बनती है, जब भ्रूण में होता है। और ध्यान रखना जो ये लाल रक्त कोशिकाएं जो ये इनकी मृत्यु है वो प्लीहा में होती है। कहां पे होती है बेटा, प्लीहा में होती है। इसलिए प्लीहा को आरबीसी लाल रक्त कोशिकाओं का कब्र ग्रह कहा जाता है, कब्र ग्रह कहा जाता है। ध्यान रखना कब्र ग्रह कहा जाता है। एक चीज और ध्यान रखना बेटा, शायद मुझे ऐसा याद है कि मैंने किसी पेपर में क्वेश्चन थोड़ा सा गलत बता दिया है कि मैंने आरबीसी का कब्रगाह शायद हृदय बता दिया एक बार। पता नहीं कैसे मुझसे ये मिस्टेक हो गई। यदि मिस्टेक हुई है तो बेटा इसका जो राइट आंसर है ध्यान रखना वो प्लीहा है। मैं यहां सुधार लेता हूं, वो गलती हो जाती है गलतियां। इसके बाद चलिए आगे 19वां, मिट्टी के तेल में कौन सी धातु रखी जाती है। देखो बेटा मिट्टी के तेल की बात कर रहे हैं हम, तो मिट्टी के तेल में ध्यान रखना सोडियम रखा जाता है। क्या रखा जाता है, सोडियम रखा जाता है। क्यों रखा जाता है बेटा, क्योंकि ये अत्यंत क्रियाशील है, अत्यंत क्रियाशील है। यदि हम सोडियम को बेटा खुले में रखते हैं, देखो सोडियम भी बहुत ज्यादा क्रियाशील है और ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा क्रियाशील गैस है, तो ये मिलके क्या है कि बेटा विस्फोट कर देते हैं। तो इसीलिए सोडियम को कहां पे रखा जाता है, आपका मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्योंकि ये मिट्टी के तेल में बेटा कोई रिएक्शन नहीं करता, कोई क्रिया नहीं करता। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया, देखो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। हाइड्रोजन बम का आविष्कार ध्यान रखना सैमुअल कोहेन ने किया था। किसने किया था, सैमुअल कोहेन ने किया था। हाइड्रोजन बम के बारे में बता देता हूं बेटा, मेनली हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। जैसे मैं बात करूं बेटा हाइड्रोजन बम, और ये आपका नाभिकीय संलयन की क्रिया है, नाभिकीय संलयन की क्रिया है। अब नाभिकीय संलयन कहां पे होती है बेटा, मेनली आपके सूर्य में भी नाभिकीय संलयन क्रिया होती है, हाइड्रोजन बम में वहां पर भी नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। अब सूर्य को ही उठा लेता हूं एग्जांपल पे, यहाँ पे 71% बेटा 71% आपकी हाइड्रोजन गैस होती है और लगभग 26.5% आपकी हीलियम गैस होती है। और ध्यान रखना ये नाभिकीय संलयन क्रिया बहुत ज्यादा उच्च ताप पर संपन्न होती है, बहुत ज्यादा उच्च ताप पर होती है। और नाभिकीय संलयन की क्रिया में हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणु आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। तो ये ध्यान रखना हाइड्रोजन बम में कौन है, सैमुअल कोहेन है। ठीक है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। इसके बाद चलिए आगे, मनुष्य के शरीर में लोहे, देखो बेटा रिकेट्स की बात करें ये विटामिन डी की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी, रतौंधी विटामिन ए, और एरक्तता जो एनीमिया है ये आपकी लोहे की कमी से होती है। बेटा ध्यान रखना किसकी कमी से, लोहे की कमी से। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, देखो थायराइड, ये
सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और ध्यान रखना मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। महत्वपूर्ण भी बात करें तो मानव शरीर का सबसे तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। पिट्यूटरी ग्रंथि की बात करें, यह आपकी बेटा सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि है। तो इससे संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि को हम पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, ध्यान रखना, और पीयूष ग्रंथि को ही क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। तो मानव शरीर की ओवरऑल बात की जाए, सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत या लीवर, ध्यान रखना ये सबसे बड़ी है। थायराइड की बात करता हूं तो थायराइड मानव के शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। पिट्यूटरी की बात करता हूं मैं तो बेटा पिट्यूटरी आपकी सबसे छोटी ये सबसे छोटी ग्रंथि है। इसके बाद चलिए आगे, निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति के परिवर्तन। देखो बेटा कोई वस्तु यहां थी, यहां आ गई, अब ये निश्चित दिशा की बात कर रहा है, तो निश्चित दिशा में ये क्या होगा बेटा, विस्थापन होगा। निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। हां, यदि बेटा स्थिति में ये कहता स्थिति में परिवर्तन की दर बोलता, देखो ध्यान से सुनना बेटा, स्थिति में परिवर्तन की दर बोलता तो इसको हम बोल देते बेटा वेग। अंतर समझ लेना, बाद में कहीं बेटा कमेंट करोगे गुरुजी ये ऐसे है वो ऐसे, मैं बता देता हूं आपको थोड़ा सा। और भाई फिर भी यदि भूल चूक हो जाएगी तो वो लेनी होगी, यदि कोई मिस्टेक हो जाएगी तो वो हम सुधारेंगे। लेकिन एक बार सुन लो, निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन बोला है, उसकी पोजीशन में चेंज बोला है, तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन विस्थापन, और विस्थापन में परिवर्तन की दर होती है वेग। वेग ध्यान रखना, विस्थापन में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर। और बेटा वेग में परिवर्तन की दर होती है आपकी त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, त्वरण। विस्थापन मीटर में मापा जाता है, परिवर्तन की दर मीटर पर सेकंड में मापी जाती है, और ये मीटर पर सेकंड का स्क्वायर में मापा जाता है। अब ध्यान रखना, यदि ये कहता स्थिति में परिवर्तन की दर को, यदि दर की बात करता तो आंसर होता वेग, लेकिन स्थिति में परिवर्तन की बात की है तो इसका आंसर क्या होगा, विस्थापन होगा। अमलगम मिश्र धातु में पाए जाने वाला मुख्य धातु क्या होता है। देखो अमलगम, हम जब Hg पारा मरकरी इसकी रिएक्शन किसी भी धातु से करवाते हैं तो बेटा हमें क्या होता है, अमलगम प्राप्त होता है। तो इसका मतलब जो मुख्य धातु है वो कौन सा है, पारा होना ही चाहिए, ध्यान रखना। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, पारा आ जाएगा। इसके बाद चलिए आगे, रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कौन सा पदार्थ परिवर्तित करता है। देखो बेटा जो क्रियाशील करते हैं अभिकारक, बेटा अभिकारक क्रिया करते हैं, कोई भी अभिकारक है और वो क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, अभिकारक। जो क्रिया करते हैं उनको क्या बोलते हैं, अभिकारक, और जो बनता है उसके फलस्वरूप वो क्या होता है बेटा, आपका उत्पाद होता है। अब ध्यान रखना, अभिकारकों की हम क्रिया करवा रहे हैं, लेकिन उनमें बेटा कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ मिलाते हैं जिससे उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, चेंज हो जाती है, तो उनको उत्प्रेरक बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, उत्प्रेरक बोलते हैं। अम्ल अलग चीज है। अम्ल जो बेटा नीले लिटमस को लाल कर देता है वो अम्ल कहलाता है, और जो लाल लिटमस को नीला कर देता है वो क्या कहलाता है, आपका क्षार कहलाता है। तो ध्यान रखना, अम्ल और क्षार अलग है। उत्प्रेरक क्या है, कोई भी रासायनिक क्रिया करवाते हैं तो रासायनिक क्रिया की दर को परिवर्तन कर देता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका बेटा उत्प्रेरक कहलाता है। हंसाने वाली गैस कौन सी है। देखो बेटा हंसाने वाली गैस कहूं या मैं हास्य गैस कहूं, हंसाने वाली गैस या हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड है आपकी। ध्यान रखना बेटा क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ध्यान रखना बेटा जहरीली गैस होती है, ये जहरीली गैस होती है, और ये बेटा मोटर वाहनों से निकलती है। तो कई बार क्वेश्चन भी आता है मोटर वाहनों से कौन सी निकलती है, तो बेटा CO भी निकलती है, CO2 भी निकलती है, FO2 भी निकलती है, और जो CO2 होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसको मेनली हम ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड है, ध्यान रखना बेटा ये कैसी गैस होती है, जहरीली गैस होती है। नीचे दी गई राशियों में कौन सी राशि सदिश है। देखो सदिश राशि क्या होती है, जिनकी निश्चित तो दिशा हो,
और परिमाण भी निश्चित हो, परिमाण भी निश्चित हो। और अदिश में, अदिश राशियों में दिशा और परिमाण निश्चित नहीं होते, निश्चित नहीं है, दोनों ही ध्यान रखना बेटा, निश्चित नहीं है। तो ध्यान रखना बेटा, लंबाई कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं है, द्रव्यमान भी नहीं है, त्वरण है, ध्यान रखना बेटा। त्वरण क्या है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मीटर पर सेकंड इसका है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट है। और ध्यान रखना, त्वरण की बात करता हूं मैं, त्वरण एक सदिश राशि है। ध्यान रखना बेटा, त्वरण कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताओ त्वरण कैसी राशि है, तो त्वरण ध्यान रखना एक सदिश राशि है। हीमोग्लोबिन में देखो बेटा, हीमोग्लोबिन आपका रक्त में पाया जाता है मेनली हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन। और बता दिया बेटा, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? अभी आया था, अरक्तता। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। लोहे की कमी से अभी क्वेश्चन आया था, अरक्तता। तो हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आयरन या लोहा। एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? ध्यान रखना, एक गैलन में 3.785 लीटर होते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम क्या है? देखो बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, यह आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है। इसको हम बेटा बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। और इसको बेटा हम आपका खाने का सोडा भी बोलते हैं। और इसका एक नाम और है, बेकिंग सोडा हो गया, खाने का सोडा हो गया, और मीठा सोडा भी इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीठा सोडा। धावन सोडा क्या है बेटा? Na2CO3, यह आपका धावन सोडा होता है, या धोने का सोडा भी बोलते हैं। खाने का सोडा हो ही गया बेटा NaHCO3 या सोडियम कार्बोनेट। साधारण नमक का फॉर्मूला है NaCl, या जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसका सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। तो यहां पर देखिए, आपका जनरल साइंस का पार्ट पूरा हो चुका है। आपको ध्यान रखना है बेटा, जीके और जीएस का पार्ट पहले करना है, क्योंकि एग्जाम में देखो ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, आपको आते हैं तो आप देखते ही कर दोगे, नहीं आते तो आप फिर नहीं कर पाओगे। अब आते हैं बेटा मैथमेटिक्स में। ठीक है, देखो पहला ही क्वेश्चन है, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो, विक्रय मूल्य दिया गया है। विक्रय मूल्य कब दिया गया है? जबकि 20% की हानि हो रही है, और 20% की हानि हो रही है, तो विक्रय मूल्य कितना है बेटा आपके पास? 48। 20% की हानि हो रही है, मान लो 100 में खरीदी, और यदि आप 20% की हानि पे बेच रहे हो तो कितने में बेचेंगे? 80 में। आपसे विक्रय मूल्य पूछा है कब? जबकि 20% का लाभ है, और बेटा 20% का लाभ है तो मतलब कितने की वैल्यू? 120 की। तो यहां 48 रुपए दिया है बेटा, 48 किसकी वैल्यू हो गई? 80 की हो गई। हमें ज्ञात कितने की करनी है बेटा? 120 की करनी है। देखो सीधा वैल्यू सिस्टम लगा रहा हूं, 48 हम बेच रहे हैं, 20% की हानि है, तो 20% के लाभ पे ज्ञात करना है, तो 120 हो जाएगा। 0 से 0, 8 से 6 बार, और 12 छिक्की 72 रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 72 हो जाएगा। दोबारा देख लो एक बार, 48 रुपए में बेच रहा हूं बेटा, 20% का नुकसान हो रहा है, तो 48 बटा कितना हो जाएगा? ये 48 बटा कितना हो जाएगा बेटा? 20% का नुकसान है तो 80, 20% के फायदा पे पूछा है तो गुणा 120 हो जाएगा। एक टीवी और एक डीवीडी दोनों का मूल्य, इधर देखो बेटा, एक टीवी और एक डीवीडी, इन दोनों का जो मूल्य है वो आपका बेटा 36,000 रुपए। एक टीवी और एक डीवीडी दोनों का मूल्य कितना है? 36,000 है। अगर टीवी डीवीडी से 1.5 गुना महंगा है, टीवी और डीवीडी, इनके बेटा मूल्य का अनुपात निकालना है। अगर टीवी डीवीडी से 1.5 गुना महंगा है, तो मान लो बेटा डीवीडी का मूल्य 1 है, तो टीवी का कितना हो जाएगा? 1.5। टीवी का मूल्य 1.5, डीवीडी का 1, तो यहां से पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 3:2 आ जाएगा। ये इनके मूल्य का अनुपात है। दोबारा देख लो एक बार, टीवी और डीवीडी दोनों का मूल्य 36,000 है। टीवी डीवीडी से 1.5 गुना महंगा है। मान लो डीवीडी 1 रुपए का है, टीवी 1.5 का है, 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट हटा देंगे, यहां से 3:2 इनका रेशियो आ जाएगा। अब आपसे पूछा है डीवीडी का मूल्य कितना है, लगाओ वैल्यू सिस्टम, दोनों का मूल्य कितना है बेटा?
36,000, लेकिन यहां दोनों का मूल्य कितना है 5। डीबीडी का ज्ञात करना है तो डीबीडी का कितना है 2, 5 पे कितनी बार कट गया बेटा 7200, 14,400 रुपए। अब देखो 14,400 नहीं दिया है ऑप्शन में, तो बेटा इसको आप राइट कर लो और यहां कर लो 14,400 रुपए, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 14,400 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन नंबर अगला। एक आयताकार मैदान की भुजा 8 मीटर है एवं इसका विकर्ण 17 मीटर है, उस मैदान का क्षेत्रफल बताइए। देखो एक आयताकार मैदान है बेटा, क्वेश्चन के हिसाब से ये आपके पास एक आयताकार मैदान हो गया, इसकी एक भुजा 8 है, विकर्ण 17 है, ये हमें लंबाई है, मान लिया x है। मैदान का क्षेत्रफल, तो देखो बेटा आयत का क्षेत्रफल ये होगा लंबाई गुणा में चौड़ाई। अब लंबाई तो आपके पास x है और चौड़ाई कितनी है 8। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ। तो लेंथ ज्ञात करेंगे, यहां पे लेंथ ज्ञात करने के यहां पाइथागोरस में लगाओ, क्या होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब बेटा कर्ण कितना है आपके पास 17 का स्क्वायर बराबर आधार एक्स स्क्वायर और लंबाई 8 का स्क्वायर, 289 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 64। अब एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 289 माइनस 64, बेटा 64 को घटा देंगे तो यहां ये कितना आ जाएगा 225 बराबर एक्स स्क्वायर और एक्स का मान कितना आ जाएगा बेटा 15। अब यहां पे देखो बेटा लंबाई कितनी आ गई आपके पास 15। अब आपसे क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 15 आ गई है आपके पास और चौड़ाई ऑलरेडी 8 है ही है, तो 15 अट्ठे कितना आ जाएगा बेटा 120 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, वर्ग मीटर आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा बेटा 120 वर्ग मीटर होगा। ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम में। इसके बाद चलिए आगे। एक धनराशि के चक्रीय ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 8% ब्याज की दर से 2 वर्षों का 768 है, तो बताइए धनराशि कितनी है। देखो बेटा हमें क्या करना है इसमें, जब 2 वर्ष का अंतर हो, मैं पहले बेटा फॉर्मूला बता रहा हूं, जब 2 वर्ष का अंतर हो तो आपको करना है बेटा अंतर बराबर होता है मूलधन गुणा दर बटा में 100 का स्क्वायर। अंतर कितना है बेटा 768, मूलधन कितना है आपके पास ज्ञात करना है बेटा, दर बटा 100, दर कितनी है आपके पास 8 और बटा में का स्क्वायर, तो मूलधन कितना आ जाएगा आपके पास, मेरे को 768 गुणा 100 गुणा 100 बटा में 8 गुणा 8 नीचे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार, 4 से 25 बार और 2 दूनी 4, 4 से काटो बेटा, 4 एकम 4, 4 नाम 36, 4 दूनी 8। अब इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा बेटा 1,20,000 रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर 1,20,000। नहीं तो इसका मैंने बेटा क्लास में आपको डायरेक्ट ट्रिक बताई है। ट्रिक क्या है, डायरेक्ट हम करेंगे बेटा अंतर होता है आर स्क्वायर बटा 100, आर 8 का स्क्वायर बटा 100 कर देंगे, 0.64 आ जाएगा। अंतर कितना आ गया 0.64। डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं बेटा, ध्यान रखना ये दूसरा तरीका है। तो आप मूलधन ज्ञात करना है, अब वैल्यू सिस्टम लगा दो। अंतर कितना है 768, अंतर के नीचे बेटा अंतर आपको मूलधन ज्ञात करना है तो कितना है 100, पॉइंट हटाओ 2 जीरो बढ़ाओ। आप इसको बेटा एक बार सॉल्व करके देख लेना और इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर 1,20,000 रुपए ही आ जाएगा। दोनों में से जो मेथड आपके ज्यादा समझ में आया हो आप उसे काम में ले सकते हो। ठीक है, बाकी ध्यान रखना बेटा 3 साल का अलग होता है जो कि मैं आपको क्लासरूम में बता चुका हूं, और बेसिकली आर्मी में ध्यान रखना बेटा 3 साल का क्वेश्चन बहुत कम आता है, नहीं आता है। ठीक है, आर्मी में 2 साल का ही आता है, बाकी और एग्जाम है उनमें 3 का भी आ जाता है, 4 का भी आ जाता है, बाकी वो सारी चीजें मैं आपको क्लास में बता ही देता हूं। अब चलिए आगे, एक वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दें। देखो बेटा वर्ग का विकर्ण होता क्या है, सबसे पहले देखो बेटा एक वर्ग का विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है आप बताओ। वर्ग का विकर्ण होता है बेटा √2a, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है, या मैं कहूं d बराबर होता है √2a, क्षेत्रफल होता है बेटा a स्क्वायर। तो यहां से देखो d बराबर क्या आ जाएगा बेटा, एक बात बताओ, सॉरी विकर्ण d बराबर होगा √2a। तो यहां से देखो बेटा a का मान क्या आ जाएगा d अपॉन में √2,
अब बेटा d अपॉन में √2 इसका क्षेत्रफल हो गया। यहां से चले तो यदि विकर्ण को दोगुना कर दूं, मैं 2d कर दूं तो 2d बटा √2, तो बेटा स्क्वायर, तो 2 बाहर निकाल लो, 4 बटा d अपॉन में √2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो कितने गुना हो रहा है ये? 4 गुना हो रहा है। तो ध्यान रखना, यदि वर्ग के विकर्ण को मैं दोगुना कर रहा हूं तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तरीका मैंने बता दिया है बेटा कैसे, ठीक है, क्योंकि d बराबर होता है √2 a का मान निकालूंगा, d अपॉन में √2, d की जगह मैं करूंगा बेटा कितना, d की जगह आ जाएगा 2d, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद चलिए आगे, एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। देखो ये क्वेश्चन अभी मैंने करवाया था कुछ इसी तरीके का है। एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, विकर्ण की माप 10 सेंटीमीटर है, तो आयत की परिसीमा, देखो बेटा परिसीमा का मतलब होता है परिमाप, और ये होता है 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई, या 2 इंटू में एल प्लस बी, लेंथ और विड्थ का क्या आ जाएगा? टोटल आ जाएगा, और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो यहां पे एक बात, आयत की लंबाई 8, विकर्ण कितना है 10, और ये कितना हो गया बेटा x। तो पहले x निकालेंगे, वही तरीका लगाओ बेटा, पाइथागोरस में 10 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, और x का स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64, x स्क्वायर बराबर 36, तो x बराबर कितना आ गया बेटा 6। x का मान 6 आ गया। परिमाप पूछा है तो 2 इंटू में लंबाई 8 चौड़ाई 6, 2 इंटू में 14 दूनी 28 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा बेटा 28 सेंटीमीटर होगा। इसके बाद चलिए आगे, कुछ धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, 10 वर्षों में यह 3 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर कितनी होगी? देखो बेटा ब्याज की दर, दर का मतलब क्या होता है? दर का मतलब होता है 1 वर्ष का ब्याज प्रतिशत। दर का मतलब क्या होता है? 1 वर्ष का जो ब्याज प्रतिशत होता है वो होती है ब्याज की दर। मान लो बेटा आपके पास मूलधन 100 है और मिश्रधन दिया गया है बेटा कितना है आपके पास मिश्रधन? आपके पास मिश्रधन दिया है बेटा 300 है। कितने गुनी हो जाती है? 3 गुनी हो जाती है। मूलधन 100 हो गया, मिश्रधन आपके पास 300 हो गया। एक बात बताओ बेटा, समय कितना है आपके पास? 10 वर्ष है। कितने वर्ष है? 10 वर्ष है। तो बेटा 10 वर्ष में आपका ब्याज कितना लगा बेटा? एक बात बताओ, 10 वर्ष का ब्याज हो गया 200, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 200 बटा 10, कितना आ गया बेटा? ये 20 आ गया। कितना आ गया? 20% आ गया। तो ब्याज की दर कितनी आ गई? 20% आ गई। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना है बेटा? 20% है। अब चलो आगे चलते हैं। 90 मीटर पर सेकंड की चाल से, देखो बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेना, ये गलत है। ये 90 किलोमीटर पर आवर की चाल है। ध्यान रखना, ये 90 मीटर पर सेकंड नहीं है, 90 किलोमीटर पर आवर की चाल है। एक ट्रेन चल रही है, 60 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? देखो जब बेटा ट्रेन एक पुल को पार करेगी तो इस कंडीशन में कुल दूरी कितनी होगी? ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। ट्रेन की लंबाई और किसकी लंबाई? पुल की लंबाई, इन दोनों को जोड़ देंगे। ध्यान रखना, देखो जब कोई भी रेलगाड़ी, मैं आपको बता चुका हूं क्लास में, किसी खंबे को अथवा किसी व्यक्ति को पार करती है तो उस कंडीशन में रेलगाड़ी खुद की दूरी के बराबर दूरी तय करती है। लेकिन जब रेलगाड़ी आपकी किसी पुल को या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दोनों की दूरी के बराबर दूरी तय करती है, दोनों की दूरी इस कंडीशन में जुड़ जाती है। तो यहां बेटा कुल दूरी निकालो या कुल लंबाई, कुल दूरी क्या होगी? चाल गुणा में समय। अब एक चीज ध्यान रखनी है, यहां चाल ये किलोमीटर पर आवर में है लेकिन समय सेकंड में, तो सबसे पहले हमें जो चाल किलोमीटर पर आवर में उसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? 90 गुणा में 5/18 करेंगे। देखो मीटर पर सेकंड में बदलना है तो गुणा 5/18, उल्टा करना है तो गुणा 18/5 का हो जाएगा बेटा। तो यहां पे अब ट्रेन की लंबाई बतानी है हमें कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो यहां बेटा 30 सेकंड है, तो 18 पंजे 90, ये 25 गुणा 30, 25 या 75, 750 मीटर इसका राइट आंसर है। अब 750 मीटर ये कुल लंबाई आई है, किसकी? ट्रेन की और पुल की। लेकिन ट्रेन या पुल जो भी है बेटा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म 600 मीटर है, तो रेल की लंबाई कितनी आ जाएगी? 750 माइनस 600 कर देंगे,
150 मीटर। कुल लंबाई 750, इसमें से आप घटा दीजिए बेटा 600 मीटर प्लेटफॉर्म की, तो रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी? 150 मीटर। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। यदि किसी कार्य को पूरा करने में 12 कामगार 4 घंटे ले रहे हैं तो 15 कामगार x घंटे लेंगे। x बराबर 48/15, 48/15 आ गया, मतलब 3 सही 3/15 घंटे, या 3 सही 1/5 घंटे। ऑप्शन देखो मिनट में, कोई दिक्कत नहीं है, 3 घंटे 1/5 को बदलेंगे तो 60 का गुणा कर देंगे तो 12 मिनट, 3 घंटे 12 मिनट। ध्यान रखना, जब हमें घंटे को मिनट में बदलना है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, जब घंटे को मिनट में बदलना है तो गुणा 60 का कर देंगे ऊपर, और जब हमें सॉरी मिनट को घंटे में बदलना है तो भाग दे देंगे, और घंटे को मिनट में बदलना है तो क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अब देखो बेटा, 3 4 7 5 जोड़ा 6 जोड़ा, डेफिनेटली आगे 7 जोड़ो बेटा 25। अब कितना? 8 जुड़ना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्ट बात, बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा बेटा? 25 आ जाएगा। अब आओ इसके बाद, एक ट्रक में 300 अंडे, 20% अंडे खराब हो गए, तो अच्छे अंडे, तो बेटा अच्छे अंडे निकालने हमें, तो पहले खराब अंडे निकालने। भाई 300 अंडे 20% खराब हो गए, 300 का 20% निकाल दो आप, कितने हो गए बेटा? 60 अंडे खराब हैं, तो सही अंडे कितने बचे आपके पास? टोटल 300 अंडे, सही अंडे कितने बचे? 240 अंडे बचे। कितने अंडे बचे? 240। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 240। साइन 90 का मान, देखिए बेटा, ये आपके पास साइन 0 का मान है, ये आपके पास साइन 30 का मान है, ये आपके पास साइन 45 का मान है, और ये आपके पास सॉरी साइन 90 का मान है, और ये साइन 45 का मान है। ठीक है। अब बेटा ये मत कहना गुरुजी साइन 45 का मान तो 1/√2 है। बिल्कुल भाई 1/√2 होता है, तो यहाँ इसका मतलब भी 1/√2, ये अलग नहीं है, ऊपर से हटाएंगे बेटा रूट को तो 1 हट जाएगा, 1/√2 इसका मान हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा? 1। साइकिल के पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। देखो बेटा ये साइकिल का पहिया है, इसकी ये रेडियस है r बराबर कितनी है? 42। ठीक है, त्रिज्या कितनी है? 42। एक बात बताओ, एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है? एक चक्कर में तय दूरी, कर में तय दूरी क्या है बेटा? 2πr। भाई एक चक्कर में, देखो जब ये पूरा एक चक्कर हो जाएगा तो दूरी कितनी है? 2πr। तो ऐसे ही मैं कहूं 400 चक्कर में तय दूरी, 400 गुणा में 2πr, तो 400 गुणा 2 गुणा 22/7 गुणा 42, 6 बार कट गया ये, 800 आ गया ये बेटा, गुणा में 22 छिक्की 132, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25, 8 एकम 8, 8 और 2 10। तो ये सेंटीमीटर में आ गया, लेकिन आपसे मीटर में ऑप्शन दिया है, तो आपको क्या करना है बेटा? हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 100 का भाग दे देंगे, 1056 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको बेटा जो ऑप्शन बी है इसको 1056 कर लीजिए, इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 1056 मीटर। इसके बाद चलिए बेटा आगे चलते हैं। अच्छा, आपसे पूछा है आगे इस समीकरण के मूल क्या होंगे। देखो बेटा मूल ज्ञात करना है, तो ये ध्यान रखना, ऐसी संख्या सोचनी है हमें, इनका गुणा करने पर आए 5 दूनी 10, जोड़ने घटाने पर आए -7। तो ध्यान रखना बेटा ऐसी कोई संख्या आपको नहीं मिल पा रही है इनमें से, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बेटा डायरेक्ट है x बराबर, एक श्रीधराचार्य सूत्र है, बता देता हूं मैं, श्रीधराचार्य सूत्र वो होता है -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अपॉन में 2n। ये होता है बेटा आपका श्रीधराचार्य सूत्र। a कितना है यहाँ पे? 5, b कितना है? विद साइन आएगा -7, और c कितना है? 2। तो फॉर्मूले में रखो बेटा, -b -7 प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac, और b का मान है बेटा -7 का स्क्वायर -4a, a का मान 5 आ गया, और c का मान कितना आ गया? 2 आ गया, अपॉन में 2a, a का मान कितना आ गया बेटा? 5। अब माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 49 माइनस 4 पंजे 20 दूनी 40, अपॉन में बेटा 2 पंजे 10। अब देखो यहाँ पे 7 प्लस माइनस अंडर रूट 9 बटा में 10, तो 9 कितने का है बेटा? 3 का है, तो ये आ जाएगा 7 प्लस माइनस 3 बटा 10,
एक हो जाएगा बेटा 7 प्लस 3/10, एक हो जाएगा 7 माइनस 3/10, तो 10/10 ये एक हो जाएगा, और ये बेटा 4/10 और ये हो जाएगा 2/5। ऑप्शन में देखो एक कोई नहीं। देखो आप दूसरा तरीका भी काम में ले सकते हो, वैल्यू सेटिस्फाई करा लो, कौन से ये सेटिस्फाई कर रहा है। देखो एक रखो बेटा एक्स की जगह, 5x², एक्स स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर, माइनस 7 गुणा एक करेंगे, 1 प्लस 2, 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो इसका मतलब एक तो सही है, लेकिन 1/5 रखो, तो 5 गुणा 1/5 का स्क्वायर करेंगे, देखो ये कितना आ जाएगा बेटा, 1/5 का स्क्वायर 25, 1/5 माइनस 7/5 प्लस 2, तो देखो यहां पे 1/5 आ जाएगा, माइनस 7/5 आ जाएगा, और ये प्लस का 2 आ जाएगा। अब देखो बेटा ये बिल्कुल भी बराबर 0 नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये गलत है। आगे देख लेना, इसका मतलब इनमें से कोई भी नहीं आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा कोई नहीं। इसके बाद देखिए बेटा, तो ये इसका राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं। अब देखो ये बेटा 5x माइनस 13y, 5x माइनस 13y बराबर है 3x माइनस 8y। x की टर्म एक साइड 5x माइनस 3y और माइनस 8y प्लस 13y। अब 5x माइनस 3y नहीं बेटा 3x है, 3x, x की टर्म एक साइड लेनी है, y की टर्म हमने एक साइड लेनी है, ध्यान रखना बेटा। अब 5 में से 3 गए तो 2x बराबर ये -8 है बेटा, ध्यान रखना, तो ये 5y, तो x बटा y आ गया बेटा 5/2, x का मान 5 और y का मान 2। आप रखो यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 25 प्लस 4 और 25 माइनस 4, 25 प्लस 4 और 25 माइनस 4, 29/21। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 29/21 आ जाएगा। इसके बाद चलिए बेटा आगे चलते हैं। नंबर, अब देखो बेटा यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। नंबर को हमने ये लिखा है, देखो NUMBER, देखो NU को UN, MB को BM, तो ऐसे ही बेटा यहाँ पे देखो ER को लास्ट में लिख दिया RE, GH को HG, OF को FO और ST लिख दे रहा है, HGFOST, तो HGFOST, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला शब्द क्या होगा, देखो बेटा देखते ही, आधा इसका और आधा इसका करूंगा तो 10, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 10 आ जाएगा बेटा। इसके बाद चलिए आगे, निम्न में से 3 किसी कारण से एक जैसे और एक जैसा समूह बनाते हैं, एक अलग है जो हमें इसमें बताना है। देखो बेटा अल्फाबेटिक्स का क्वेश्चन आ जाए तो यहां सबसे पहले स्वर और व्यंजन का ही लगता है बेटा, साउंड्स और वोवेल्स का, लेकिन वो लॉजिक यहां पे लग नहीं रहा है। तो यहां देखो एच का मतलब 8, और देखो डी का मतलब कितना है बेटा 4, के क्रिकेट में 11 खिलाड़ी और मैच फिक्स हो गया भाई, फिक्स हो गया। जी ग्रुप 7 हो गया, बी का 2 हो गया, एफ सन 1919 और नाइट्रोजन का परमाणु भार 14। अब देखो एक बार चेक करो बेटा, इनमें 5 का अंतर है, इनमें भी 5 का अंतर है, इनमें भी 5 का अंतर है, लेकिन यहां 4 का अंतर है, तो इसका मतलब इनमें अलग कौन सा हो गया, एच डी। अब ये क्वेश्चन देखो मैं आपको बताता हूं, हमें वर्ग संख्या याद होनी चाहिए 30 तक, और घन संख्या याद होनी है 10 या 12 तक होनी चाहिए, उससे देखते ही पता चल जाता है। क्योंकि देखो ये 1 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 1, देखते ही पता चल रहा है, 3 का क्यूब माइनस 1, 4 का क्यूब 64 माइनस 1, तो यहाँ 5 का क्यूब माइनस 1, 125 में से 1 गया तो 124, 6 का क्यूब माइनस 1 मतलब 216 में से 1 गया तो 215, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आपका कौन सा आ जाएगा बेटा, 124 इज द राइट आंसर। इसके बाद चलिए आगे, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। एक्स वाई का पति है, डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, जेड डब्ल्यू का पति है, एन जेड की पुत्री है, एन का वाई से क्या संबंध है। देखो बेटा एक्स पति है वाई का, पति है तो पुरुष होगा, इसको हमें इनबॉक्स करना है, और पत्नी है डबल डंडा है बेटा, तो इसको इनसर्किल करना है, वाई का पति है। डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, तो बात वही है बेटा, एक्स की पुत्री हो गई तो वाई की भी क्या होगी, पुत्री हो गई, चलो ये पुत्री हो गई। जेड डब्ल्यू का पति है तो जेड बेटा इसका पति हो गया, इस तरीके से बना देंगे। एन जेड की पुत्री है तो एन पुत्री है, तो इसको इनसर्किल करेंगे। ध्यान रखना पुरुष है तो इनबॉक्स करना है, महिला है तो इनसर्किल करना है, इनसर्किल मतलब व्रत में लेना है हमें। आगे पूछा है एन का वाई से क्या संबंध। देखो एन
एन का पिता हो गया जेड, पिता की पत्नी माँ हो गई, माँ का पिता नाना हो गया, और ये नानी हो गई बेटा। तो वाई तो नानी हो गई, और एन, एन क्या हो गई इसकी नवासी, या इसको हम दोहती भी बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखना ऑप्शन में ना नवासी है ना दोहती है, तो पोती दे रखा है बेटा, थर्ड पीढ़ी में आती है, तो पोती पोता भी उसको हम बोल सकते हैं। ऑप्शन में देख लो, यदि पोती होता और इन दोनों में से एक होता तो राइट आंसर यही होता, लेकिन ध्यान रखना इनमें से कुछ नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन ये है। तो ऐसी कंडीशन में जो इसका राइट आंसर है वो पोती होगा। अब मिलते हैं बेटा इसके बाद अगली क्लास में।